हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका जीएस वल्ली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर साउंड यानी कि ध्वनि। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस वल्ली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। वीडियो इन तक देखेगा, आपको पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो या फिर आयतन अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्षेत्रफल अधिक हो। तो परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर ध्वनि का जो परावर्तन होगा वो बार बार होगा और अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग क्या होता है? सागर की गहराई मापने में किया जाता है या फिर भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है या फिर वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इको साउंड एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई मापने में किया जाता है। अब क्या होता है? इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई नापने में किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो इसमें एक ध्वनि की जो तरंग है उसको छोड़ा जाता है सागर के तल से, वो तरंग टकरा कर पुनः वापस आ जाती है। इसी प्रकार गणना करके सागर तल की गहराई ज्ञात की जाती है। मान लीजिए ये ध्वनि की तरंग छोड़ी गई और ये तल है समुद्र का। तो अब ये जब वापस यहाँ तक पहुँचेगा तो वो समय आने और जाने में कितना लगा, उसके हिसाब से ये लोग सागर की गहराई को माप लिया जाता है कि कितना गहराई है उसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भी आया है, एसएससी एमटीएस में भी आया है और आरआरबी इलाहाबाद में भी आया है। तो ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या होता है? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डेसिबल में। ठीक। तो ध्वनि के जो शोरगुल का मापन होता है वो होता है डेसिबल में। ध्वनि के शोरगुल की जो इकाई है वो डेसिबल होती है। 90 डेसिबल किसी शोरगुल को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। मान लीजिए शोरगुल हो रहा है तो वो 90 डेसिबल तक आप केवल बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाहर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ध्वनि तरंगे हैं, कैसी हैं? लंबवत, तिरछी, कभी लंबवत, कभी तिर्यक। उससे पहले जान लीजिए ये क्वेश्चन जो है वीडियो में भी आया है और एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी हैं। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है? ऑप्शन देखिए, निर्वात में, गैस में, द्रव्य में, ठोस धातु में। ये क्वेश्चन आया है आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और यूपीएससी में पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए साउंड से रिलेटेड तो मैंने इसको यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो जब भी आपसे पूछे निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो वो होता है ठोस धातु में। ठीक। ठोस धातु माध्यम में ध्वनि का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है, फिर द्रव्य में उससे कम और गैस में सबसे कम, और निर्वात में ध्वनि का जो वेग होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। मिशन सरकारी नौकरी, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 1 वीडियो अपडेट कर दी जाती है इस पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या करती हैं? ऑप्शन देखिए, मुड़ जाती हैं, सीधी जाती हैं, रुक जाती हैं या फिर लौट जाती हैं। तो ध्वनि तरंगे जब अपने मार्ग में रुकावट आता है तो क्या करती हैं? वो लौट जाती हैं। तो ध्वनि तरंगे किसी भी तल से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती हैं या फिर कहे तो लौट आती हैं। ये क्वेश्चन लेखपाल में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी भोपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान, ऊर्जा, ध्वनि, विभवांतर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऊर्जा। ठीक। ध्वनि तरंगे अपने साथ ध्वनि ऊर्जा को ले जाती हैं। यह ऊर्जा कैसा होता है? तो यह ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, अगर आप चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा। और ये मेरा ये चैलेंज है आपसे कि साउंड से क्वेश्चन जब भी किसी एग्जाम में पूछेगा तो इससे बाहर आपको कोई एग्जाम का कोई क्वेश्चन साउंड से रिलेटेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर नोट्स बनाना चाहें तो फार बेटर है, वीडियो को पुश करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL BDO और NTPC में कि ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर अनुदैर्ध्य धैर्य तरंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, सब्सक्राइब GS Only यूट्यूब चैनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी स्टेनोग्राफर में आया था और आरआरबी में भी पूछा गया है कि जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है? 920 मील प्रति घंटा, 760 मील प्रति घंटा, 680 मील प्रति घंटा या फिर 747 मील प्रति घंटा। तो जो ध्वनि की चाल है वो तो सबको पता है कि 332 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यहाँ देखिए सब कुछ मील में दिया है तो इसको आप लोग जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो ध्वनि की चाल है वो है आपकी 747 मील प्रति घंटा। कितनी? 747 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल कितनी है? 747 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्वनि के वेग पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ये क्वेश्चन GS Only टीम की तरफ से तैयार किया गया है एग्जाम को देखते हुए। तो ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दाब का। ठीक, तो ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। ध्वनि का वेग जो है वो परिवर्तनीय है। ठीक, मतलब बदलता रहता है, वह उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें ध्वनि ट्रेवल करती है। जैसे मान लीजिए किसी आदर्श गैस में जो है वो ध्वनि का वेग उसके ताप पर निर्भर करता है। किस पर? उसके ताप पर। और आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक, हर टच किसका मात्रक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी SSSC में भी आया है और दिल्ली मेट्रो में भी पूछा गया है कि हर टच किसका मात्रक है। ऑप्शन देखिए, वेग का, आवृत्ति का, तरंग लंबाई का या फिर गति का। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वेग का। ठीक, तो हर टच किसका मात्रक है? वो है आवृत्ति का। किसका? आवृत्ति का। सॉरी, मिस्टेक हो गया था। हर टच किसका मात्रक है? वो होगा आवृत्ति का। ठीक, अब इसे एक चीज और कहते हैं, इसे सेकंड पे पावर -1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड पे पावर -1। ठीक, तो हर टच किसका मात्रक है? तो हर टच जो है वो आवृत्ति का मात्रक है। ठीक, अब एक चीज जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GS Only टीम की तरफ से आपके लिए तैयार किया गया है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ध्वनि, जनसंख्या, सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं, जब ट्रेन आ रही है थोड़ी दूर है तो उसकी साउंड कुछ और सुनाई देगी, जब वो जितना नज़दीक आएगी उतना तेज हमें सुनाता जाएगा। तो वही है कि वो अपने स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। तो यहाँ जो है डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। अब एक चीज़ और आप लोग जानिए, जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, यानी कि डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। ठीक, कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव, जीमोन प्रभाव, थर्मोडायनामिक के सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डॉपलर प्रभाव। अभी मैं आपको पहले ही बता दिया था कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी भी डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। ठीक, बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है, जो क्या करता है? जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। किसकी? सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए 14वां नंबर का GS Only टीम की तरफ से तैयार किया गया है।
कि वायु में ध्वनि की चाल जो है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो यदि वायु में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जानिए आप लोग कि यदि वायु का ताप नियत रहे, मतलब जो वो क्या है कि ना घटे ना ही बढ़े, नियत रहे, तो जो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए दाब को दोगुना कर देने पर भी वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर ही बनी रहेगी, यानी कि नियत रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, तैयारी जीत की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स और एनडीए में भी पूछा गया था कि जब मैक संख्या यानी कि मैक नंबर 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, उपध्वनिक, ध्वनिक, सुपरसोनिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ध्वनिक। ठीक, तो जब मैक नंबर 1 होता है तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? ध्वनिक कहा जाता है। मैक संख्या क्या होता है ये भी जानिए। तो मैक संख्या किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। किसको? किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यदि मैक संख्या 1 हो तो ध्वनिक कहलाता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो सुपरसोनिक कहलाता है। सुपरसोनिक क्या कहलाता है? यदि मैक संख्या जो है वो 1 से अधिक हो तो सुपरसोनिक कहलाता है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो वो हाइपरसोनिक कहलाता है। और एक चीज़ ये भी जानिए कि ध्वनिक क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है? तो मैक संख्या किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ठीक, 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसकी ध्वनि का तारत्व पिच यानी कि पिच अधिक होगा? ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी आया था। पुरुषों की ध्वनि, शेर का दहाड़ना, मच्छरों का भिनभिनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मच्छर का भिनभिनाहट। ठीक, क्या? मच्छर का भिनभिनाहट। अब एक चीज़ जानिए, यहाँ देखिए पिच से आया तो एक चीज़ और आप लोग जानिए। पुरुष की आवाज़ का पिच जो होता है वो कम होता है, इसलिए उनका मोटा आवाज़ निकलता है। क्या? मोटा आवाज़ निकलता है। और जो महिलाओं की आवाज़ का पिच है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है? पतला निकलता है, यानी कि तीक्ष्ण आवाज़ महिलाओं का निकलता है पुरुषों के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जो महिलाओं की आवाज़ का पिच है वो पुरुषों से ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए उनका पतला यानी कि तीक्ष्ण आवाज़ निकलता है। और पुरुषों की आवाज़ का पिच जो होता है वो कम होता है, इसलिए क्या होता है? मोटा आवाज़ निकलता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 HZ से लेके 20,000 हर्ट्ज, या फिर 0.5 हर्ट्ज से लेके 5 हर्ट्ज, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, अब थोड़ा सा और जानिए आप लोग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होती हैं वो श्रव्य तरंगे होती हैं। कौन सी होती हैं? श्रव्य तरंगे होती हैं। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती हैं वो अवश्रव्य तरंगे होती हैं। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पराश्रव्य तरंगे कौन सी हैं निम्न में से? तो जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हैं वो पराश्रव्य तरंग कहलाती हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अश्रव्य तरंग कौन सी कहलाती है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि की तरंगे होंगी वो अश्रव्य तरंग कहलाती हैं। ठीक, फिर जानिए जीएस वाली टीम की तरफ से ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है। आपको 4 बांसुरियां दी गई हैं। ठीक, जिनकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। इनमें से किस बांसुरी से ध्वनि की उच्च आवृत्ति प्राप्त होगी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। क्यों होगा? तो अब आप जानिए। जिस बांसुरी की लंबाई न्यूनतम होगी, यानी कि जिस बांसुरी की लंबाई कम होगी, उसकी जो आवृत्ति होगी वो अधिकतम होगी।
10 सेंटीमीटर वाली बांसुरी की जो आवृत्ति होगी वो सर्वाधिक होगी। ठीक, यानी कि जिस बांसुरी की लंबाई न्यूनतम होगी उसकी जो आवृत्ति होगी वो अधिकतम होगी। इसको आप लोग कहीं नोट्स कर लीजिएगा। इसलिए 10 सेंटीमीटर वाली बांसुरी की जो आवृत्ति होगी वो सर्वाधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से अधिक, प्रकाश की चाल के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ध्वनि की चाल से अधिक। क्या? ध्वनि की चाल से अधिक। ऐसे, अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए आप लोग, सुपरसोनिक वायुयान क्या होते हैं? तो ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उसे सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। क्या? ऐसे वायुयान जिनकी गति ध्वनि की गति से ठीक अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। बिल्कुल ना भूलिएगा, कहीं नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से आपके लिए तैयार किया गया है कि पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा? ऑप्शन देखिए, कुत्तों के द्वारा, मनुष्यों द्वारा, माइक्रोफोन की सहायता से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य ध्वनि जो है वो सुनी जा सकती है केवल कुत्तों के द्वारा। एक्सप्लेनेशन जानिए। तो जो मनुष्यों के द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि है वो कितनी है? तो वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, जबकि कुत्तों बिल्लियों के द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। तो पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों के द्वारा। क्यों? क्योंकि कुत्तों और बिल्लियों द्वारा 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग बने रहिएगा जीएस वनली के साथ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा।